एक्टिविस्ट जितने भी देश भर में हैं, उनमें आपको एक अलग तरह की शख्सियत है, और कानूनन इस जंग को आगे ले जाने के लिए और इस लड़ाई को बहुत दूर तक लड़ने के लिए आपने जिस दिन से शुरू किया उस दिन से लेकर आज तक आपके ना कभी जोश में कोई कमी आई और ना आपके सीखने की रफ्तार में कोई कमी आई। सफेद बाल आप देख सकते हैं राव धनवीर सिंह साहब के, तो जब इनके बाल सिर पे काले हुआ करते थे तब से लेकर और एक एक बाल सफेद होने तक का जो लंबा सफर है, उस सफर में इतने पड़ाव आए हैं, इतना स्ट्रगल किया और इतनी लड़ाई झेली है और ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए का नुकसान भी झेला, लेकिन उसके बावजूद आदमी जब जंग का मैदान नहीं छोड़ता तो वो एक सच्चा जंगजू, एक सच्चा सिपाही कहलाता है। आज जो साथी हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द लिसनर्स और ऑडियंस और जो होस्ट सर हैं, पॉसिबली दे डोंट फील कन्वीनियंट विद हिंदी, एंड फॉर मी इट्स इक्वली गुड टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो वहां तक बहुत आसान भाषा में और बहुत सरलता के साथ चीजें शेयर हो सके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि अपनी बात को अपन थोड़ा आसानी से शेयर कर पाए। जब आपको मेरी स्क्रीन दिखने लग जाए तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। क्या स्क्रीन दिखने लग जाए तो बताएं। जी आ गई है, आ गई है। देखिए, मैं जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है और पीपीटी मैं शुरू करूंगा, तो इसमें लेने से पहले आपको इस एक्ट की 2-3 सेक्शन हैं, उनको आप प्लीज गो थ्रू हो जाएं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल फील ना करें तो साथ ही कोई बता दें, मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा। इक्वली ये यहाँ है एक्ट में सेक्शन 21, 22, 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 22 एक अलग एस्पेक्ट पे है, लेकिन 21 और 23 जो है वो आज की इस वेबिनार के लिए एबीसी है, इसका बेसिक है। जब कभी भी एक्ट में क्रिमिनल लॉ को इन्वॉक करने की कोई बात आती है तो सबसे पहले यही 2 सेक्शंस हैं जिसको हर एक आदमी पढ़ता है, और इवन कोर्ट्स भी यहीं तक आते हैं। मैं इसको रीड करता हूं। सेक्शन 21 सेज प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी नो suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith. Please mark with iron which is in good faith, done or intended to be done under this act or any rule made thereunder. मैं हिंदी में इसे पढ़ता हूं। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, यानी ये एक्ट प्रोटेक्शन देता है हर उस कार्रवाई को लेकर जो सद्भाव पूर्वक की गई हो। कोई भी वाद, यानी कोई केस, कोई प्रोसिक्यूशन अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई, कोई भी कानूनी कार्रवाई किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई है, फिर इसको अंडरलाइन कर लें आप अपने दिमाग में, सद्भाव पूर्वक की गई है या की जाने के लिए आश्रित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ना होगी। यानी इसका बेस ये निकलता है कि हर वो एक्शन, चाहे वो डिसीजन हो, चाहे डिस्पोजल हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन हो, चाहे उसका रिप्लाई हो, चाहे अपील का डिसीजन हो, चाहे सेकंड अपील का डिसीजन हो, चाहे किसी को नोटिस दिया या थर्ड पार्टी को लिया गया नहीं लिया गया, हर वो चीज जो सद्भाव पूर्वक की गई हो उसके खिलाफ भारत के किसी भी न्यायालय में केवल आप अपील कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 23। मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ता हूं पहले। बार ऑफ jurisdiction of courts, no court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order, ये order को मार्क कीजिएगा, any order made under this act, and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this act। हिंदी में पढ़ दूं। न्यायालयों की अधिकार और ऐसे किसी भी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के
रूप में के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जाए। यानी 2 सेक्शन की सद्भाव पूर्वक इन गुड फेथ जो भी एक्शन लिया गया है उसके अगेंस्ट आप किसी तरह की अदर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। और कोई भी कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर हुआ हो, 2 अलग अलग बातें हैं ये। एक में तमाम कार्रवाइयां आ गई और दूसरे में आया है आदेश के संबंध में कोई वाद आवेदन या अन्य कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा। अब आदेश जो है उसकी हम इस सेक्शन 23 पर बाद में जाएंगे, पहले सेक्शन 21 की जो सद्भाव पूर्वक कार्रवाई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पीपीटी में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैं स्क्रीन पे आपको दिख रही है, फोटो जैसा दिख रहा होगा, काफी टाइम पहले का बनाया हुआ है ये। मैं इस सेशन में आज इसको 2 हिस्सों में बांट के हम समझने की कोशिश करेंगे। एक हिस्सा है फर्स्ट अपील के लेवल तक, यानी इस दौरान क्या क्या इलीगल कार्रवाइयां होती हैं और क्या क्या लॉ तोड़े जाते हैं, और सेकंड जो है वो है सेकंड अपील लंबित होती है उसके दौरान। देखिए, हम में से अधिकांश लोगों के साथ जो समस्या है आज की तारीख में वो ये है कि पीआईओ कोई जवाब नहीं देता। उन्होंने ऐसा ठीक समझ लिया है कि जैसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन्वोक कर सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मैं इसके पीछे आपको ग्राउंड बताता हूं कि जब 30 डेज के स्टिपुलेटेड टाइम जो दिया गया है, प्रेस्क्राइब टाइम में जब जवाब नहीं दिया और उसने कोई जवाब जब वो देना जरूरी नहीं समझा उसने, तो यहां आपको सेक्शन 7(2) यानी ये स्क्रीन पे आपको दिख रही है, मैंने हाईलाइट किया इसे। यदि यथास्थिति केंद्रीय सूचना अधिकारी या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसी को 30 दिन में विनिश्चय करने में असफल रहता है तो केवल हम ये मानेंगे कि उसने आवेदन को नामंजूर कर दिया। यानी इफ एसपीआईओ और सीपीआईओ failed to decide your application within a period of 30 days, you would have only one presumption that your application has been rejected. There is no other presumption permitted. आपको ये मानना होगा कि आपका आवेदन नामंजूर हो गया, लेकिन वो आवेदन नामंजूर क्यों हुआ और उसके लीगल ग्राउंड्स क्या थे, ये सेक्शन 19(5) जो है ये डिसाइड करती है। यहां आते आते आपको पता चलेगा कि वो एक्सप्लेन करेगा अपने सारे काम को कि मैंने आपके आवेदन को नामंजूर क्यों किया। ये यहां आते आते 19(5) मैं स्क्रीन पे इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपको सबको मालूम है और एक नया यूजर है उसे भी आसानी से मालूम होती है। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो गई कि पीआईओ जब कोई जवाब नहीं देता तो केवल इसका मतलब ये है कि आपके आवेदन को उसने नामंजूर कर दिया है। तो वो लॉफुल है या नहीं लॉफुल है, इसके लिए आपको एटलीस्ट फर्स्ट अपील के डिसाइड होने तक इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी समस्या आती है पीआईओ द्वारा सेक्शन 7(2) आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया जाए, यानी वो आपके आवेदन का जवाब नहीं देता, ये नहीं बताता कि मेरा प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, आप कितने दिन में अपील कर सकते हैं, किस तरह से अपील कर सकते हैं। अगर इस तरह की 7-8 की पालना नहीं करता, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, तो अपने आप में वो कोडिफाइड लॉ का वायलेशन करता है, और कोडिफाइड लॉ के वायलेशन अपने आप में लीगल इंस्ट्रक्शंस का विलफुल वायलेशन होने के वजह से आईपीसी की सेक्शन 166 को अट्रैक्ट करती है। देखिए यहाँ एक बड़ी अजीब सी स्थिति आती है। थर्ड पॉइंट में मैंने जो मेंशन किया है, पीआईओ द्वारा झूठी जानकारी देना जिसका प्रमाण आवेदक के पास मौजूद हो। एक्ट में कहीं भी और इस देश के किसी भी कानून में यह परमिटेड नहीं है कि पीआईओ लोक सूचना अधिकारी आपको किसी भी तरह की कोई झूठी जानकारी दे, यानी फॉल्स लिखे, जो कि रिकॉर्ड पर आपको पता हो कि झूठ बोल रहा है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष पीआईओ सुनवाई के बाद सम्यक सूचना के बाद भी गैर हाजिर रहे, यानी यू हैव फाइल्ड फर्स्ट अपील इन योर केस एंड अ नोटिस हैज बीन इश्यूड कि आप एसपीआईओ महोदय इतनी तारीख को इतनी बजे मेरे कार्यालय में जवाब देने के लिए मौजूद हो,
लेकिन उसके बावजूद पीआईओ फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के ऑफिस में ना तो जवाब देता है और ना ही प्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। या 6 नंबर स्थिति आती है कि जब फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी डिसाइड कर देता है और उसके बाद भी डिसीजन के बाद भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती। आदरणीय राव धनवीर सिंह साहब के मामले में ऐसा ही हुआ था। एसडीएम महोदया ने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद भी राव धनवीर सिंह साहब को इंफॉर्मेशन नहीं दी। हमने फिर रिमाइंड कराया फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को कि सर आपके ऑर्डर के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने फिर उनको रिमाइंड कराया कि आपको पहले भी ऑर्डर दिया, फिर ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप इनको इंफॉर्मेशन दें। लेकिन विद रिजिडिटी ऑफ हर ओन माइंड उसने अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर को नहीं माना, लिहाजा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिर वो मैडम एपीओ हुई, दूसरी जगह गई, हाई कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है और हम हाई कोर्ट में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लिया था, हमने स्टे जो है वो वैकेट करवा दिया। अब उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ा है। यह स्थिति आ सकती है कि आपके आवेदन देने के बाद आवेदक को धमकाया जाए या लिखित में ऐसा कोई कथन किया जाए जो पीआईओ और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को पता हो, लेकिन उससे आपको सदोष हानि हो। सेकंड सेशन में हम लेंगे कि पीआईओ और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को सेकंड अपील के दौरान नोटिस मिल गया, लेकिन वो जवाब देने के लिए हाजिर नहीं होते और ना ही अपील का कोई रेस्पॉन्स कमीशन को भेजते हैं। थर्ड पॉइंट, पीआईओ या फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अपील का आंसर तो देते हैं, रिप्लाई तो देते हैं, लेकिन अधूरा देते हैं, झूठा देते हैं या फैक्ट्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है उसके अगेंस्ट देते हैं। चौथी स्थिति भी हो सकती है कि कमीशन ने पीआईओ या फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया, उसके बाद वो हाजिर नहीं हुए तो उनको दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में नोटिस दिया कि आपने कोई अपील का रिप्लाई नहीं भेजा है तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। उसके बाद भी अपनी हठ धर्मिता कायम रखते हुए दोनों ही मौजूद ना हो। सेक्शन 21 हमने पढ़ लिया। अब सवाल यह है कि एक्ट में ऐसी हर उस स्थिति के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है जो कि सद्भाव पूर्वक की गई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इस पूरे एक्ट का, सद्भाव पूर्वक। अब सद्भाव क्या है और दुर्भाव क्या है, सद्भावना गुड फेथ क्या है और बैड फेथ क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में बड़ा आसान सा बॉटम लाइन है जो आप बिल्कुल एक लाइन में समझ जाएंगे। इस एक्ट में कहीं नहीं दिया गया कि सद्भाव कैसे डिफाइन किया जाएगा, लेकिन जब एक्ट में इसमें नहीं दिया गया तो सेम अथॉरिटी या संसद द्वारा पारित किसी भी एक्ट में अगर सद्भाव को डिफाइन किया हुआ है तो हम उससे सद्भाव का अर्थ ले लेते हैं। फॉर्चुनेटली सद्भाव का जो अर्थ है उसके लिए आपको आईपीसी की सेक्शन 52 से गो थ्रू होना पड़ेगा। क्या जरूरी है तो मैं इंग्लिश में पढ़ूं इसे? कोई मुझे बता दें, अगर इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है तो मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा इसे। सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी सेज कि कोई भी बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जा सकती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना या विश्वास के की गई हो। यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम आप ये नहीं कह सकते कि वो गुड फेथ में किया गया है अनलेस वो पूरी सावधानी के साथ कॉन्शियसली और लॉ के फॉलोअप में किया जाए। यानी पूरी तरह से लॉ जब तक नहीं माना जाता तब तक वो हर कार्रवाई सद्भाव पूर्वक नहीं होती। यानी गुड फेथ में होने के लिए जो कंपल्सरी है वो ये कि आपने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल कानून के दायरे में किया है और सद्भावना रखी है, यानी अगले को नुकसान पहुंचाना आपकी कोई इंटेंशन नहीं था। मैं सेक्शन 52 यहां इंग्लिश वर्जन पढ़ देता हूं ताकि सभी लोगों के लिए थोड़ा आसान रहे। स्क्रीन बराबर दिख रही होगी?
हाँ सर, बराबर दिख रही है, लेकिन पब्लिक थोड़ा बोल रहे हैं सरदार जी, आप जी हिंदी इंग्लिश दोनों मैनेज करो सर, एक रिक्वेस्ट आ मैं रही है। मैं मैनेज करता हूँ। बिकॉज क्या हो गया, ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक आपको सुनने आई है, एक्टिविस्ट सुनने आए है। सो वो ये कोई हिंदी में माहिर है, कोई इंग्लिश का ये रहता है, तो आपको So दोनों बैलेंस करना पड़ेगा सर। थोड़ा टाइम I जाएगा, I shall टाइम I लीजिए shall सर, make it. टाइम लीजिए, प्लीज आपके पास टाइम ही टाइम है सर, आप जितना। देखिए स्क्रीन पर आपको आईपीसी का सेक्शन 52, यू कैन सी सेक्शन 52 of IPC on your screen. Good faith, it is defined in IPC. Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. It is simply meant any PIO, means CPIO and SPIO as well, any PIO dealing with any application is bound to follow the law of land in force word to word, and he is bound to have good faith, have a sympathy towards the applicant dealing your application or dealing anyone's application. Means अगर ड्यू केयर नहीं की गई और लो नहीं माना गया तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी गुड फेथ में नहीं कही जा सकती। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूं, आप बड़े सहमत होंगे कि एक्ट ये कहता है, एक्ट सेज कि 30 डेज में आपका एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा, ये एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या एडिशनल फी रिक्वायर्ड है तो एडिशनल फी रिक्वायर्ड की आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। If it is felt necessary, it would be transferred under section 63 of this act. But as situation raised कि जहां लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया, neither your application was treated, neither you was responded, neither your application was transferred to any other CPIO, neither any information was collected under section 5(4) of this act, there was no reply or any reply which is unlawful. It is meant that the action taken or the dealing done by PIO is not in good faith, but it is malified intended. It is intended to be malified, hence it attracts criminal proceedings against himself or herself. What section 21 says or section 23 of this act says कि section 21 says कि if there is any action taken in good faith, that is protected, you can do nothing against. But when I'm capable enough or you are capable enough to prove that the action taken by PIO was not in good faith, means you are free to file any criminal complaint, any criminal proceeding, or any other action which is permitted under any other law of land in force. मीन्स आप फ्री हैं उसके बाद इस देश के सारे कानून को एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए मैं स्क्रीन पर आपको राजस्थान सरकार का एक सर्कुलर डिस्प्ले करता हूं। ये पीपीटी जो है वो फुल स्क्रीन पर कैसे आती है? देखिए एक सर्कुलर है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए वो छोटा सा है। इसकी फर्स्ट पैरा जो है उसको मैं पढ़ता हूं। आरटीआई एक्ट आम पब्लिक के वांछित सूचनाएं जो देने लायक हो निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। मीन्स आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स to deal with the information which is permissible to provided within stipulated time, and you know that is 30 days. ऐसा संज्ञान में आया है, it is noted that PIOs are obstructing to make available the information to applicants, and in this reference state government has already instructed before, but this is not being followed strictly. IPC and CRPC has enough provisions to deal with the state machinery which is violating the law, means RTA Act, and they are obstructing intentionally in the enforcement of this law, and there are penal sections, detaining sections, and if
the same is being followed, it can be exercised. Means स्टेट मशीनरी राजस्थान की मानती है कि आरटीआई एक्ट में इंटेंशनली अड़चन पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना या इंफॉर्मेशन को रोकना, इंटेंशनली डिनाइल करना या अनलॉफुल काम करना अपने आप में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए एनफ रीजन रखता है, और इसके चलते ये सर्कुलर जारी किया गया। अब क्वेश्चन बहुत इजीली लोग पूछ लेते हैं और इट कैन ऑकर इनटू एनीवन्स माइंड कि सर हम आवेदन देते हैं, आवेदन का झूठा फॉल्स रिप्लाई आया, इंफॉर्मेशन उसके पास थी लेकिन उसके बाद भी उसने डिनाई किया दैट द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. He says, but the information is available on record and you have enough evidence to prove that. In that case, you simply file first appeal. Okay. The question rises here only कि सर हम क्या अपील प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग पैरेलल चला सकते हैं? Can we file appeal proceeding as well as criminal proceeding parallelly? The reply is in positive. लॉ में आप में से सुधी जन है, आई जस्ट डोंट नो योर बैकग्राउंड, बट आपके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2, दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जियोपार्डाइज थ्योरी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट, यानी किसी भी आदमी के खिलाफ एक दंड के लिए, एक गलती के लिए दो प्रोसीडिंग आप पैरेलल नहीं चला सकते. बट सवाल यह है, यह चीज तब लागू होती है जब दोनों ही प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो. जब आप अपील दायर करते हैं, व्हेन यू फाइल फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, इन एनी केस दैट इज अ सिविल प्रोसीजर. क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग है और सिविल प्रोसीजर है, तो सिविल प्रोसीजर के साथ साथ आप क्रिमिनल प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं. स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली खान 1988, बुक नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस, पेज नंबर 655 में इट वाज डिसाइडेड कि यदि कोई एक्ट, इफ एनी एक्ट व्हिच फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ मोर देन वन एक्ट, इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 वुड नॉट अट्रैक्ट. यानी ये किसी भी तरह से दोहरे दंड के संरक्षण के सिद्धांत का वॉल्यूशन नहीं करता. आप ऐसी तमाम कार्रवाइयों के लिए अपील प्रोसीजर में भी जा सकते हैं और उसके पैरेलल क्रिमिनल प्रोसीजर भी इन्वोक कर सकते हैं. ये आपके हक है. अपील प्रोसीजर से आपको जो मिल सकता है वो मिलेगी आपकी इंफॉर्मेशन या उसका डिसीजन कि उसका डिसीजन जो था वो गलत था. लेकिन जब दुर्भावना, मैलाफाइड इंटेंशन उसका था और उसकी जो रिपोर्ट है वो अनलॉफुल थी, उसका आपके साथ जो ट्रीटमेंट है वो मिसबिहेव था और यू आर थ्रेटन्ड, आपके साथ थ्रेटनिंग हुई, आपको किसी तरह से इंफॉर्मेशन से रोका गया, तो उन सारे चीजों में आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं. ये कोई पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में गुड फेथ में किया गया काम नहीं हो सकता. दैट doesn't fall under the ambit of good faith done by any public servant. This is not a part of duty of any public servant to treat any applicant or harass any applicant in any manner. If it is done, it is simply meant that he is not performing his duty, but he is doing unlawful acts, and that falls under relevant sections of IPC. So session first में हम जो सवाल हमने रखे थे कि फर्स्ट अपील अप टू फर्स्ट अपील्स लेवल, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ जो भी एक्शन उसने लिया है, उस एक्शन के खिलाफ दंड विधान कहां कहां आएगा. प्रथम अपील के साथ जब असद्भावना होती है और गुड फेथ में काम नहीं किया जाता, तो पीआईओ, इफ पीआईओ कोई जवाब नहीं देता, कोई भी जवाब नहीं देता, तो धारा 7(2) आरटीआई एक्ट अट्रैक्ट होती है. मैं पहले इसको ड्रॉ कर चुका हूं कि केवल इसका मतलब ये निकलेगा कि आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है, तो आप अपील में जाएंगे.
अब एक बड़ा सा इजी सा सवाल है कि आपको तो यही नहीं पता कि आपका प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, किसको आप अपील करेंगे। क्योंकि एक्ट ये कहता है सेक्शन 7-8 में कि पीआईओ खुद बताएगा कि मेरे डिसीजन के अगेंस्ट आप कहां जा सकते हैं, लेकिन जब डिसीजन हुआ ही नहीं है तो आपको नहीं पता चला कि उसका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है, तो आप सेम पीआईओ को अपील सेंड कर दें टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को एड्रेस करके, और नीचे नोट डालते हैं कि आपने 7-8 सेक्शन 7-8 की अनुपालना नहीं करी है, यू हैवंट फॉलोड provisions of section 7-8 of the RT Act, hence you are bound to follow my competent authority, and or if he fails to do, he is doing a criminal act which falls under the ambit of section 166. पीआईओ द्वारा सेक्शन 7-8 का उल्लंघन करना अपने आप में सेक्शन 166 और 167 का वायलेशन है। अब एक बड़ी अजीब सी स्थिति आपके सामने आती है कि पीआईओ आपको झूठी जानकारी देता है जिसका प्रमाण आवेदक के पास मौजूद है। उसके लिए मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैं स्क्रीन स्विच कर रहा हूं, आपको किसी दूसरे फोल्डर में ले जाता हूं। देखिए एक लेटर है, आप इसको देख पा रहे हैं? प्लीज रेस्पॉन्ड, एनीबॉडी रेस्पॉन्ड प्लीज। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? जी हाँ सर। जी, अब ये देखिए, ये लेटर है एक स्कूल के प्रिंसिपल का, एक कोर्ट प्रोसीडिंग में ये लेटर था। आपको ऊपर सील दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर पे। एक कोर्ट से मैंने सर्टिफाइड लेटर लिया। लेटर में ये इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है 858, डेट लगाई हुई है 12 ऑफ अप्रैल 2018, और इसके लिए हमने इनके यहाँ एप्लीकेशन दिया। ये देखिए, मैंने इनसे मांगा कि साहब ये पॉइंट नंबर 1 यू कैन सी सेक्शन सॉरी पॉइंट नंबर 6 सब पॉइंट 1, आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक, काइंडली प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर ऑफिस लेटर सीरियल नंबर 858 डेटेड 12th ऑफ अप्रैल 2018। मींस मैं बहुत सिंपल तौर पे जो लेटर मेरे पास अवेलेबल है, ये वाला लेटर, इसकी सर्टिफाइड कॉपी इनसे मांग रहा हूं, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन को इन्होंने भेजे थे वो मैंने इनसे जवाब मांगा। और ये देखिए इसका रेस्पॉन्स, आप हिंदी पढ़ पाएंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 देखिए, ये इसी का रेस्पॉन्स है। ये कि सूचना संख्या 1 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा 12/4/18 को पत्र क्रमांक 858 जारी नहीं किया हुआ पाया गया और आपके द्वारा चाहिए गई सूचना स्पष्ट नहीं है। मैं इस लेटर की बात कर रहा हूं, मुझे इसकी कॉपी चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, और ये लेटर मैंने इसके लिए आवेदन दिया, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जारी नहीं किया हुआ है। मीन्स मेरे पास रिकॉर्डेड एविडेंस है कि ये लेटर इनके द्वारा जारी किया गया है, इस पे साइन सील है, लेकिन ये मुझे फॉल्स रिप्लाई दे रहे हैं आरटीआई एक्ट में कि ये हमने जारी नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। देखिए पॉइंट नंबर 3, पीआईओ फॉल्स इंफॉर्मेशन दे जिसका प्रमाण आपके पास पहले से मौजूद हो, यानी पब्लिक सर्वेंट आपको ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड दैट यू नो कि he is making a false statement in his own disposal report. In that case,
आपको आईपीसी के सेक्शन 166, 167, सेक्शन 420, 468 और 471 आईपीसी में आपको राइट पैदा हो जाता है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी को विलफुली डिसोबे कर दें, मेकिंग ए फॉल्स रिपोर्ट एंड providing it to any citizen of India. He is cheating by making a false record, entering false details, and this way he is doing wrongful act which is punishable under section 166, 167, 420, 468 and 471. If you go through IPC, I will provide this PPT to the whole group so that you can go in details. इन सब चीजों के लिए आपके पास ऐसे रास्ते हैं कि आप आईपीसी में इनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी in any ways it cannot be defined or it cannot be justified that whatever he was doing or he was making such a report which was false and that was made intentionally to keep away the applicant from the record which is available on record and which is bound to be provided under this act. Hence it is punishable and you can invoke criminal proceeding against him. और एक्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कोई डिसीजन नहीं करता। देखिए, मैं बहुत सिंपल तौर पे आपको आरटीआई एक्ट पर फिर से ले जा रहा हूं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपके किसी भी एप्लीकेशन को डिसाइड ना करे। क्या ऐसा परमिटेड है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये यहां थोड़ा सा पीछे आते हैं, सेक्शन 19 पर आते हैं। Any person, please go through section 19 of this act. Any person who doesn't receive a decision within the time specified in subsection 1 of clause A of subsection 3 of section 7 or is aggrieved by a decision of central information officer or state information officer, as the case may be, may within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the CPIO or SPIO, as the case may be, in each public authority. Means if you receive no information, no response, or you receive any response and you are not satisfied, and if you find it to be unlawful or it is not properly decided, you can file and first appeal before competent authority, which is senior in rank to the SPIO. That's a very simple procedure, and you all you know that. Provided that such officer may admit the appeal, and you know that that is ये आपके लिए दिया गया है कि अगर आप 30 डेज में अगर आपको रोका गया है या ऐसी कोई ऑब्स्टेकल पैदा किया, तो उसके बाद भी, जैसे कि हाँ, आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट अपील कितने दिन में कर सकते हैं और आपको बताया भी नहीं, तो अगर आप 30 डेज के बाद भी इसे फाइल करते हैं तो योर अपील बी ट्रीटेड, दैट विल बी एडमिटेड। When an appeal is preferred against an order made by a CPIO or SPIO, as the case may be, under section 11, to disclose third-party information to the appeal by concerned third party shall be made within 30 days from the date of order, and you are well versed with this appeal. अगर कोई थर्ड पार्टी आती है किसी केस में तो आता है, तो आप ये इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब ये देखिए 19(6) स्क्रीन पर मैं इसको हाईलाइट किए दे रहा हूं so that आप इसको समझ जाएं इजीली कि इसकी बात कर रहे हैं अपन। सेक्शन 19(6) एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 यानी 19(1) और सबसेक्शन 2 19(2) यानी या थर्ड पार्टी ने अपील किया या आपने अपील की। आपने अपील की तो 19(1) में आ जाएगी, थर्ड पार्टी ने अपील की तो 19(2) में आ जाएगी। शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज, यानी डिस्पोज की जाएगी। शैल बी मींस लॉ में इसका मायना है कि करना ही पड़ेगा।
shall be disposed of within 30 days of the receipt of appeal or within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing thereof, as the case may be, for reason to be recorded in writing. Means if you file any appeal under section 19(1) or the appeal may be filed under section 19(2) of this act, तो वो अपील आपको जनरली 30 डेज में, और अगर उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या इस तरह का कोई केस है, कॉम्प्लिकेशन है, तो विद इन 45 डेज उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, उसका कोई ना कोई कंक्लूजन, कोई ना कोई रिजल्ट आपको निकालना पड़ेगा. मींस दिस एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी टू डिस्पोज फर्स्ट अपील विद इन 30 days in general cases or in 45 days in exceptional cases where third party is involved or any complication is there, but shall dispose definitely. Means first appellate authority को free नहीं छोड़ा गया है कि वो केस को डिसाइड नहीं करे. मीन्स किसी भी तरह से उसको केस को डिसाइड करना ही पड़ेगा. पीपीटी में हम जहां बात कर रहे थे कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कोई डिसीजन नहीं करती है, यानी मैंने आपको अभी बताया 19(6) में कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को हर हाल में शैल डिसाइड, मींस कानून में मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी एज पर लॉ ऑफ लैंड इन फोर्स कि वो हर हाल में 45 डेज में उसको डिस्पोज करेगा. आपको ठीक लगेगा तो आप मान लेंगे, लेकिन ठीक नहीं लगा तो आप सेकंड अपील कर पाएंगे, लेकिन there is no option कि वो साइलेंट रह जाए. if he is silent, what is, तो क्या किया जाए? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी देश के कोडिफाइड लॉ से बाउंड है, is bound to decide within 45 days, और जब वो फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स वो अपनी पब्लिक सर्वेंट की जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसकी, उसको परफॉर्म नहीं कर रहा. और जब एक पब्लिक सर्वेंट खुद को वेस्ट की गई, खुद को ऑथराइज की गई, खुद को डिटेल की गई, किसी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता, तो आईपीसी की सेक्शन 166 का ऑफेंस करता है, और साथ में आईपीसी की सेक्शन 188 आईपीसी का ऑफेंस भी कारित करता है. यानी इसके यहां आते आते दो ऑफेंस हो जाएंगे, 166 और 188. मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं कि आखिर 166 क्या है और 188 क्या है. जो आईपीसी को पढ़ते हैं, लॉ स्टूडेंट है मेरी तरह, वो उसको जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं ताकि बहुत इजीली उसको आप देख पाएं. You can see onto screen, public servant disobeying law which intend to cause injury to any person. Whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of law, knowingly disobeys any direction of law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause or downing it to be likely that he will by such disobedience cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or both. ये देखिए, नुकसान आपका करता है और उसके साथ आप आएंगे 188 पर. Here it is. Disobedience to order duly promulgated by public servant, whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully, whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order is directed to abstain from a certain act or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction. Means लॉ में कोई चीज आपको डायरेक्ट की गई है, जैसा कि एक्ट का सेक्शन 19(6) ये कहता है कि आपको 45 डेज में अपील को शैल डिस्पोज आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप एक कोडिफाइड लॉ के अगेंस्ट आप जा रहे हैं जो कि आपको दिया गया है और आपको आपकी जिम्मेदारी है. इट इज योर ड्यूटी टू डिस्पोज विद इन 45 डेज. If you fail to do that,
मीन्स पब्लिक सर्वेंट आईपीसी की सेक्शन 166 और 188 का ऑफेंस करता है। एक सिंपल बात, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने एक नोटिस दिया पीआईओ को कि आपके खिलाफ एक अपील फाइल हुई है। उस फाइल को मिस्टर एक्स ने फाइल किया है, जिसकी कॉपी मैं आपको सेंड कर रहा हूं इस नोटिस के साथ, और आप इतनी तारीख को मेरे ऑफिस में इतने बजे हाजिर हैं, प्लीज प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन डेट सो एंड सो एट सो एंड सो आवर्स। लेकिन वो नहीं आता, उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन भी नहीं है कि वो क्यों नहीं आया, ना उसने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा और ना किसी तरह का कोई बाई पोस्ट कोई जवाब उसने भेजा कि सर ये इसका मेरी ओर से हम्बल रिप्लाई है कि मैंने जो एप्लीकेशन था उसको सो एंड सो के चलते रिजेक्ट किया। तो इन सच केस जब पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर दिया लेकिन दूसरा पब्लिक सर्वेंट आया नहीं और उसके चलते आपका डिसाइड नहीं हो सका, आपका किराया लगा, आपने उसको गाड़ी लेके गए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए और उसके चलते आपको बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन वो कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंची। तो इन दैट केस देखिए, एक बार कोई साथी जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एक बार पढ़ दें, मैं जरा पानी पी लूं। सेक्शन 175 पढ़ दें आप, और उसके कॉन्सिक्वेंस में हम 176 पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ दें एक बार। नहीं पढ़ पा रहे, चलिए मैं ही कोशिश करता हूं। यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते और सीनियर अथॉरिटी होने के नाते एक ऑर्डर निकाला कि आप इतनी तारीख को मेरे सामने ये कागज और रिकॉर्ड लेकर प्रेजेंट हूं, बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ। So whosoever being legally bound to produce or deliver up any document or electronic record of any public servant as such intentionally omits so to produce or deliver up the same shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. इसके साथ आप 177 पढ़ लें, furnishing false information। 176 सॉरी एक बीच में छूट गया। देखिए, हम इस इश्यू पे बात कर रहे थे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, तो उसमें जैसा कि अभी मैंने आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें वो झूठ बोल रहा है, तो अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या आपको देता है, तो इस तरह के केसेस में आपको 177 आईपीसी जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पाते हैं, बोलिए बोलिए। देखिए, ये हम बात कर रहे थे कि पीआईओ वहां गैर हाजिर हुआ। अब हम ये आते हैं कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। मींस ये इट इज डिसाइडेड बाय फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी दैट द इंफॉर्मेशन पर्टेन्स
to your good office, you are bound to provide, or it is decided that information which are being sought by the applicant are lawfully to be provided, and information should be provided within 7 days or 10 days or whatsoever the situation is. लेकिन उस ऑर्डर को वो फॉलो अप नहीं किया जाता, तो उस केस में आईपीसी सेक्शन 188 और 420 आईपीसी अट्रैक्ट होती है। मैं राव धनवीर सिंह जी ने जो इस तरह के केस में एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये हिंदी में है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा उसके लिए उसकी ड्राफ्टिंग में फील करें कि थोड़ा आपको अच्छा लगे ना लगे। आई जस्ट कांट मेक एनी स्टेटमेंट लाइक दैट। देखिए, ये अपन आज बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से एफआईआर ड्राफ्ट करें या किस तरह से आप भेजें। हिंदी मेरे ख्याल से पढ़ने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। राव साहब के कहने पर ये जो एप्लीकेशन है वो मैंने ड्राफ्ट किया था, और लकीली मैं उनका काम देखता हूं तो मेरे पास वो सब चीजें अवेलेबल रहती हैं। कुछ नहीं, देखिए, सब लोग ये आते हैं कि चलो ये तो पता चल गया कि इस तरह से जब डिसोबीडियंस ऑफ लॉ होता है और लॉ को फॉलो अप नहीं किया जा रहा, तो इन दैट केस आप उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, डूज और डोंट्स जो हैं उसके रिलेटेड आप सबको, हर किसी को क्वेरी उसकी हो सकती है कि उसमें क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। सो इन दैट केस मैं आपको ये एफआईआर ही दिखा देता हूँ जो हमने ड्राफ्ट किया था। देखिए, सारी सेक्शंस हैं। ये कोटपुतली में एफआईआर नंबर 514 2021 में दर्ज हुई 9/9/2021 को। ये थी वो बेसिक एफआईआर। देखिए, ऊपर केवल एड्रेस होता है टू दी स्टेशन हाउस ऑफिसर, और आपका फिर पुलिस स्टेशन का नाम होता है, उसके बाद आपका स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम। ये तो इस एप्लीकेशन में बहुत इजीली मेंशन किया हुआ है कि इट इज एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी रेड विद सेक्शन 31(1) of राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 टू लॉज एफआईआर इन द मैटर। लेकिन आपके लिए, एक आम आदमी के लिए जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू a common man to mention such sections. If you write down that application to lodge FIR in the matter, that is sufficient. और ये हमने फिर इनमें लिखा विरुद्ध भी किन किन के खिलाफ ये FIR दर्ज होनी चाहिए। तो ये आरटीआई मैटर ही है, और जिस मैटर पे अपन बात कर रहे हैं उसका जो अभी सबसे एडवांस लेवल पर अभी लड़ा जा रहा है उस केस का ही है। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे सुनीता मीणा जो एसपीआईओ है और साथ में एसडीएम भी हैं, और उसके साथ 2 नंबर अक्यूज नंबर 2 जो है वो इनके ही ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है। उसके साथ ही इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो सारे अक्यूज्ड भी इसमें पार्टी हैं। बाजुर्म, थोड़ा सा आपको एक कोर्ट लैंग्वेज देखने को मिलेगी। बाजुर्म का मीन्स होता है ऑफेंस अंडर सेक्शन। देखिए, सारी सेक्शन लिखी हुई हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो सेक्शन 120B आई है, 166 आई है, 166A आई है, 167 आया है, 217 आया है, मींस अनलॉफुल प्रोटेक्शन टू एनी पर्सन टू सेव हिम और हर फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। 188 मींस willful disobedience of any law of land in force, and section 420 means किसी आदमी को आपने शदोष हानि पहुंचाई या इंटेंशनली किसी आदमी को हराश किया, हार्म किया। मस्कने जुर्म का मीन्स है, ये थोड़ा सा कोर्ट लैंग्वेज है, मीन्स ओरिजिनली ऑफेंस कहाँ ऑकर हुआ या कहाँ कमिट किया गया। सो हमने मेंशन किया कि इट वाज कमिटेड इन द ऑफिस ऑफ एसडीएम सब डिवीजन कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट जयपुर। और इसमें रेफरेंसेस जो हैं वो
हमारे स्टेट के अपने रेफरेंसेज हैं कि एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए, आप डिनाई नहीं कर सकते। और उसके साथ ही ये 3 सर्कुलर तो अपने स्टेट के हैं तो आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन सेक्शन इसमें रेफरेंस नंबर 4 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ का डिसीजन है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने हाईलाइट किया इसे। ये डिसीजन आपके लिए काफी काम का है। उसका पैरा 111 है जो ये इंस्ट्रक्शन देता है कि जहां कभी कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑकर होता है तो इमीडिएटली उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। उसे आप जांच में या कंप्लेंट में उसको पेंडिंग नहीं रख सकते। एंड इफ इट इज केप्ट पेंडिंग अंडर कंप्लेंट और आप उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या प्रिलिमिनरी उसको टेस्टिफाई कर रहे हैं, तो केवल ये असर्टन करने के लिए कि देयर इज कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो आपको इन एनी कंडीशन 14 डेज में कंप्लीट करना आप पर मैंडेटरी है। और 14 डेज में उसको कंप्लीट करके और आपका जो भी डिस्पोजल रिपोर्ट है, इफ एफआईआर इज लॉज्ड, you are bound to provide free of cost a copy of the FIR to the complainant. If the FIR is not lodged and your inquiry finished up in non-cognizable offense or occurring of non-cognizable offense or any situation, other situation, you are bound to provide the gist or the conclusion of your preliminary inquiry to the complainant, and you can opt other legal proceeding after receiving the same. फिर हमने ये लिखा, बहुत सिंपल तौर पे ये लिखा जाता है कि सर मैं ये एफआईआर इसलिए दर्ज करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इनसे आरटीआई एक्ट में इनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, मेरे आवेदन की डेट जो थी वो ये थी, मैंने जो इनको पैसा पे किया उसका आईपीओ नंबर ये था, मैंने इसको थ्रू पोस्ट भेजा या थ्रू ईमेल भेजा, मॉडस ऑपरेंडी मेरा जो भी था, यू हैव टू मेंशन दैट एंड यू हैव टू एनेक्स योर डॉक्यूमेंट्स विद द कंप्लेंट। उसके बाद सर इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया, फिर मैंने इसकी फर्स्ट अपील की, आई मेड फर्स्ट अपील दैट वाज डिसाइडेड ऑन डेट सो एंड सो एंड इट वाज categorically ordered by first appellate authority to the PIO to provide information within 7 days, but that was not followed up by SPIO. Again, I made a complaint to first appellate authority to kindly make sure or ensure that your order is being compliance, but that was result into wild goose chase. The PIO didn't follow up the order. Hence, I'm bound to make this complaint or to file this complaint to this police station to lodge FIR under such sections. और उसके बाद देखिए आपने नीचे उसका नाम के साथ डेट और ये एक नीचे जो लिखा है संलग्न, यानी उपरोक्त अनुसार हमने ऊपर मेंशन किया, जो मेंशन किया कि हमने सर ये आवेदन दिया, इतनी तारीख को दिया, ऐसे दिया, ये डाक लगाई, ये भेजा, वो सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी कि आप उसमें क्या क्या लगाते हैं और क्या क्या नहीं लगाते हैं। सारी मेंशन होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट इस तरह से निकलता है। ये इसी मामले की एफआईआर है, जो देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये देख सकते हैं, ये सुनीता मीणा और नाथुराम सेनी, ये दोनों आ गए। और ये जैसे ऊपर देखिए पत्र क्रमांक तक आया है पूरा, ऊपर हम जो लेटर लिखते हैं उस लेटर में ऊपर लेटर डिस्पैच नंबर देखिए, ये सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना कोटपुतली, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरह एफआईआर बनके आ गई है। इसका एक भी शब्द जो है वो नहीं छोड़ा गया, ये मोबाइल नंबर आ गया, ये देखिए संलग्न में जो अभी आपको दिखा रहा था उपरोक्त अनुसार, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये हाईलाइटेड पार्ट में जो है, और ये यहाँ रहा, ये आपको वर्ड टू वर्ड एफआईआर इनको दर्ज करनी पड़ेगी, ये इनकी जिम्मेदारी है। ना आपकी एप्लीकेशन में से कुछ काटा जा सकता है, ना उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप जो भी देंगे वो एज इट इज इनको दर्ज करनी पड़ती है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूं, अभी हाल ही में अलवर में ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, मैं उसको वो दिखाता हूं आपको। देखिए अभी हमने इसको, समटाइम्स क्या होता है, एक दूसरी अप्रोच और है, आप एफआईआर दर्ज नहीं करना चाह रहे, आपके पास सर्टिफाइड रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, और इन्वेस्टिगेशन उसमें आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन उसमें जरूरी नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट में आप सीधा क्रिमिनल कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं।
ये देखिए, अभी हमने इसको फाइल किया, कल इस पर आर्ग्यूमेंट है। आप इस तरह से कोर्ट का नाम लिखकर इसको फाइल कर सकते हैं। ये रहा, पूरा सेम जिस तरह से होता है उस तरह से आ जाएगा। मैं अगर आप इसको क्रिमिनल कंप्लेंट को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो मैं आपको दूसरी दिखा देता हूं। आज इत्तेफाक से हम आरटीआई मैटर पर ही बात कर रहे हैं। देखिए, ये फर्स्ट अपील का डिसीजन है, ये मेरा ही मैटर है, इत्तेफाक से स्कूल का है, और उसमें कैटेगरिकली मेंशन किया हुआ है कि सूचना उपलब्ध कराते हुए इसकी कॉपी आप हमें भी इसकी भेजें, लेकिन ये ऑर्डर जो था उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई और इन्होंने इसको लिया ही नहीं, यानी ऑर्डर के बाद भी इन्होंने नहीं लिया। तो जब नहीं लिया तो जाहिर बात है कि इस तरह के मामले में फिर आपको क्रिमिनल केस दर्ज करना पड़ेगा, और मैंने इसको दर्ज कर रखा है। अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहें तो ये मेरा खुद का दर्ज किया हुआ केस है, चल रहा है। इसमें अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट ने इसकी प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, और इनिशिएट करने के बाद इसको अरेस्ट वारंट निकाला। अरेस्ट वारंट निकालने के बाद ये पार्टी जो है वो रिवीजन कोर्ट चली गई, तो रिवीजन कोर्ट में उसको लड़ा जा रहा है, और अगस्त में इसका हियरिंग डेट है। मैं गया था कल, ये फाइल थी। ये इस तरह से आप प्रेयर के साथ, देखिए बहुत सिंपल सा प्रेयर है कि साहब मैंने इस तरह से एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन में ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, तो आप इन सेक्शंस में इन्होंने ऑफेंस किया है और इस लिहाजा आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरह से आप बहुत सिंपल शब्दों में अगर देना चाहें तो कोर्ट में बहुत सिंपली एक इस्तिगासा या कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। ये उसके बाद आपको एक सिंपल बात है कि आपने अगर एप्लीकेशन फाइल किया है तो आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो उस एप्लीकेशन को किसी दूसरे को शेयर कर देता है और आपको किसी भी तरह से खुद या कोई दूसरा आदमी आपको थ्रीट करता है टेलीफोनिक तौर पर या कहीं रोक कर, और जिसको आप प्रूव कर सकें, तो आईपीसी के सेक्शन 506 इन्वोक होती है, थ्रीट करना किसी को। एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आती है, हमारे साथी हैं तरुण जी, मेरे साथ तो खैर नहीं है ऐसा, बट अजमेर के हमारे साथी है तरुण अग्रवाल जी। पीआईओ ने पैसा ले लिया कि आपको 800 कुछ पन्ने की इंफॉर्मेशन है और आप हमें 1700 सम अमाउंट थी और हमें उसको दे दीजिए। उन्होंने पैसा पे कर दिया, 700 रुपीज प्लस रुपीज थे वो दे दिए। उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन जो मिली वो 60-70 पेज की थी। मीन्स उसने जो पैसा लिया आपसे वो गलत लिया, यानी उसका उसने कबल कर लिया। या सिमिलर सिचुएशन हो सकती है कि आपको उसने कहा कि इंफॉर्मेशन जो आप चाह रहे हैं वो इतने पन्नों की है और आप एडिशनल फी इतनी भेज दें, आपने वो भेज दी, लेकिन उसके बाद भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली, तो उस सिचुएशन में आईपीसी की सेक्शन 406 और 420 इन्वोक हो जाती है, और इन कारणों से आप उस पर सेक्शन 406 और 420 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लेटर पहले दिखा रहा था कि ऐसा कोई स्टेटमेंट वो अपनी रिपोर्ट में डाले जिसका झूठ होना पता हो। जैसे मैंने आपको लेटर नंबर 858 दिखाया था, जो मेरे पास सर्टिफाइड मौजूद था, लेकिन वो कह रहा है कि हमने तो इसको इश्यू ही नहीं किया या हमारे ऑफिस से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ। मीन्स आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो सेक्शन 193, 420, 468 और 471 आईपीसी में इसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। आदरणीय राव धनवीर सिंह जी द्वारा इस तरह के मगरूर पब्लिक सर्वेंट जिन्होंने लो तोड़ा, उनके बारे में कई सारी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राव साहब आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। देखिए उनके कोई मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको। एफआईआर नंबर 124 2013 में 22/1/2013 को पीएस कोटपुतली जिला जयपुर में दर्ज करवाई थी। तो उसमें हुआ ये था कि इंफॉर्मेशन उनके ऑफिस में थी, लेकिन इट वाज डिनाइड स्टेटिंग दैट द इंफॉर्मेशन व्हिच एवर यू आर सीकिंग are not available on record in onto this office or in this office. After 6 months,
Rao Dhanvir Singh ji filed another application and demanded for the same pieces of information, and the same were provided. Means the earlier response was false. Hence, FIR number 124/2013 was closed. FIR number 2738/2019 में दर्ज हुई. उसमें रीजन ये था कि जो रिकॉर्ड उनके पास था उसको उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया, कहीं व्हाइटनर लगा दिया, कहीं कोई पन्ना लगा के उसमें से कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए. यानी पहले से वो इंफॉर्मेशन इनके पास है, लेकिन दूसरी बार जब मांग रहे हैं तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसमें से कोई चीजें हटा दी, जोड़ दी. यानी इस तरह के केस में एक एफआईआर और दर्ज हुई. इंफॉर्मेशन पूरी थी लेकिन आधी अधूरी थी, और रात को राव धनवीर सिंह जी को फोन किया करीब 11 बजे और धमकाया कि ये अपनी आवेदन वापस ले ले वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा. तो एफआईआर नंबर थ्रेटनिंग की वजह से एफआईआर नंबर 981/2013 दर्ज हुई. सिंपल, पुलिस विभाग में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी लेकिन आधी अधूरी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई, काट-छांट की गई, और इसके चलते एफआईआर नंबर 1006/2013 पीएस कोटपुतली में दर्ज हुई. सिमिलर केस में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल था उनको तो उन्होंने हाइड एंड सीकिंग खेलते हुए छुपा लिया, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन थी वो दे दी और उनमें से भी आधी निकाल ली. दूसरे आवेदन में पूरी मिल गई. ये था मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन रेवाड़ी हरियाणा का केस. इसके अलावा इसी तरह के केसेस में एक और एफआईआर 528/2015 दर्ज हुई मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में रेवाड़ी में, जब दुर्भावना पूर्वक इंफॉर्मेशन को छुपा दिया, लेकिन जब आयोग तक बात आई तो वो इंफॉर्मेशन लेकर आ गए. यानी पहले उन्होंने जितने दी वो पन्ने थे 78, और उसके बाद आयोग तक लाए तो इंफॉर्मेशन 250 पन्ने की हो गई. मींस ये प्रूव हो गया कि पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन छुपाई थी, तो लिहाजा उसके चलते वो एफआईआर दर्ज हुई. अभी आपको पता है कि ये एक मामला था जिसमें लेटर गलत तैयार किया गया. पहले वाला जो लेटर था एक पुराना लेटर, उसका रेफरेंस नंबर लिख दिया गया नए लेटर पर ताकि उसको छुपाया जाए. साथ में वो कैम स्कैनर से स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेजा गया. तो राव धनवीर सिंह जी ने एफआईआर नंबर 397/2021 15 अगस्त 2021 को, जब हम आजादी मना रहे थे, वी वर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे, एंड राव धनवीर सिंह जी वर सेलिब्रेटिंग एफआईआर नंबर 397/2021 अगेंस्ट पीआईओ एंड 5 अदर पीपल. वो 5 अदर अक्यूज जो है उनके खिलाफ दर्ज हुई. देखिए ये मैंने अभी आपको दिखाया था कंप्लेंट केस, ये उसका जिस्ट है. इसमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल कराई गई, तो हमने इसका कंप्लेंट केस दर्ज किया. और एक और कंप्लेंट केस 775 दर्ज हुई. उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इशू था कि पीआईओ ने मुझे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने से डिनाई किया जो कि उनके ऑफिस में बहुत इजीली अवेलेबल थी. यानी इंफॉर्मेशन थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी, स्टेटिंग की ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. टेलीफोन नंबर मांगा था कि आपके ऑफिस का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके ऑफिशियल टेलीफोन नंबर चाहिए, वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है. लिहाजा हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. देखिए ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सेकंड अपील का लेवल और उसके साथ असद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयां हैं. तो उनके लिए आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसके लिए मैंने उसको दूसरा पीपीटी में उसको लेना शुरू किया है. ये चूंकि काफी देर हो गई मुझे भी बोलते बोलते, और साथियों का रिस्पॉन्स जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मैकेनिकली बात कर रहा हूँ. तो थोड़ा सा इसके लिए एक ब्रेक की तरह भी ले लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर के सेशन भी ले लेते हैं. पीपीटी का जो सेकंड पार्ट है, जब सेकंड अपील का लेवल आ जाता है और उसके बाद कोई ऑफेंसेस वगैरह किए जाते हैं तो उन पर किस किस तरह के ऑफेंसेस बनते हैं और उस पर जो सक्सेस स्टोरीज हैं उन पर भी हम बात करेंगे. उन सब चीजों के लिए मैं इस वक्त पोज करूंगा. क्वेश्चन आंसर सेशन ले लें अगर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो थोड़ा मैं भी रुकना चाहूंगा. हाँ तारुचंद जी, हम 2 मिनट
दो चार मिनट थोड़ा का सा ब्रेक आपका लेते हैं ताकि वॉइस ब्रेक हो रहा फिर है। आपने रिक्वेस्ट किया कि भाई हम क्वेश्चन आंसर ले ले, फिर आप सेकंड पीपीटी पे जाएंगे, चलेगा आपको? हाँ श्योर, आप ताराचंद जी, क्वेश्चन आंसर ले लें इसको। हाँ हाँ ताराचंद जी, दो चार मिनट का ब्रेक ले लेते हैं कि जी जैसे क्वेश्चन आंसर फिर सेकंड पीपीटी पे जाएंगे। हाँ ताराचंद जी, हाँ, आप इसको ब्रेक की तरह ले लें, कोई क्वेश्चन आंसर पे लेंगे अपन इसको। आदरणीय महावीर जी होंगे? महावीर जी पारिक साहब हैं? कोई चैट बॉक्स में है? प्लीज एडमिन अलाउ अस टू स्पीक। हेलो, या 2 मिनट दीजिए। प्लीज म्यूट। ओके, चेक करिए अभी सर। हाँ, वन म्यूट हो रहा है। वन बाय वन करिए, वन बाय वन। पहले कौन जाना चाहेगा? मुकेश कुमार कहाँ थे? आशीष कुमार है, प्रकाश। हाँ सर, ये मुझे जानना है सदोष हानि क्या है, किस किस स्तर पर सदोष हानि किस चीज को कहा जा सकता? किसी भी व्यक्ति, जो कोई भी, एनी पर्सन, ये जानते हुए कि वो गलत कर रहा है और उस गलत करने के चलते आपको टाइम की, मेंटल पीस की या पैसे की, 1 रुपए की भी अगर किसी तरह से हानि होती है तो वो सदोष हानि, यानी दोष के साथ हानि। May I ask? सचिन गायकवाड़ Hello. प्लीज। हेलो, May I ask? हेलो, सचिन गायकवाड़ जी, आवाज- प्लीज 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 कैरी ऑन। आवाज आ रहा है क्या आपका? यार, वी आर गेटिंग ऑल ऑफ यू। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर का है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा, जैसे कि काम के बारे में, उसका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सा उसके ऊपर केसेस। इसके जवाब में मुझे ना पीआईओ ने एक जवाब दिया कि सुभाष चंद्र अग्रवाल ये जो साइटेशन है उसके हिसाब से आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। इसके ऊपर हमारे पास साइटेशन है क्या? हेलो सर, उसने आपको जवाब दिया है, और जब Yes. तक फर्स्ट अपील का डिसीजन नहीं होता तब तक आप उसका ये जिस्ट नहीं निकाल सकते कि वो मेलाफाइड काम कर रहा है। जवाब दिया है ना? जवाब यही दिया है। और सुभाष चंद्र अग्रवाल का उस पर लागू होता है या नहीं होता है, ये तो अपील में पहले आपको तय करवाना पड़ेगा कि उसने ये गलत दिया है। तो ऑलरेडी उसका अपील भी दाखिल किया है, तो उसका आंसर आना बाकी है।
लेकिन तो मैं जब ये तक वो जानना डिसाइड चाहता हूँ कि अपील में अगर मुझे ये क्वेश्चन बुला के पूछा गया कि भाई हमने जवाब दे दिया, ये इस पे हम पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आता है पहली बात तो। ये मैं तो ये उसका पहले उसे बताना पड़ेगा कि पीआईओ ये एक्सप्लेन करेगा 1905 में कि उसने जो साइटेशन ली है वो आपके केस पर किस तरह से लागू होती है और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे है, पहले वो बताएगा। अच्छा, ओके। और आप उसके काउंटर में बताएंगे कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है,